मैं आज आप लोगों के बीच नौकरशाही की अवधारणा पर काम करूंगा। अभी अपने बच्चों के साथ मैं क्लासरूम में ही हूं और मैंने सोचा कि चलिए इसमें आप लोगों के साथ मैं क्लासरूम में काम भी कर दूं और साथ साथ नौकरशाही पर यूट्यूब के माध्यम से दूसरे प्रतिभागी भी लाभान्वित हो जाएं। नौकरशाही शब्द का प्रयोग विंसेंट डी गोर्नी ने किया है और यह नौकरशाही यदि प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों या उनके कार्यशैली का नाम है तो यह बहुत प्राचीन व्यवस्था है और राज्य या सरकार या प्रशासन जिस रूप में भी रही है, वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं संगठन के अंतर्गत जो प्रबंधकीय कार्यों को निष्पादित करते रहे हैं और वही नौकरशाह या नौकरशाही के नाम से जाने जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के अंतर्गत नौकरशाही का अध्ययन महत्वपूर्ण है और सामान्य तौर पर इस शब्द का प्रयोग नकारात्मक संदर्भ में लिया जाता है। जब भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की आलोचना करनी होती है तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः देखा जाता है कि उनको वरिष्ठ लोक सेवक या लोक सेवक न कह के नौकरशाह शब्द से उनको संबोधित किया जाता है। स्पष्ट है कि विंसेंट डी गोर्नी ने इस शब्द का प्रयोग भी फ्रांस में जब एक बीमारी संक्रमण बीमारी ब्यूरिया फैली थी उसी के संदर्भ में इसका प्रयोग किया और आज भी इस शब्द का नकारात्मक प्रयोग हो रहा है। विद्यार्थियों, नौकरशाही यदि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और उनके कार्यकरण का नाम है तो यह प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य व्यवस्था है और इसके अर्थ थोड़ी सी प्रकार और तब मैक्स वेबर का सिद्धांत समझना आवश्यक है। सरकार के 3 अंग में कार्यपालिका अंग जो कार्यों के क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है, इस कार्यपालिका के 2 प्रकार हैं, राजनीतिक कार्यपालिका तथा प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। भारत में उदाहरण के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और संघ और राज्यों में जितने मंत्री होते हैं या मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनको आप राजनीतिक कार्यपालिका यानी अस्थायी कार्यपालिका के रूप में समझ सकते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में जो कार्यपालिका काम करती हैं उन्हें प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं और प्रशासनिक कार्यपालिका यदि भारत में कहें तो 4 प्रकार का पद वर्गीकरण समान रूप में है। ए बी सी डी यानी ए बी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास और सी ग्रुप और डी ग्रुप। जो भारत में प्रशासनिक कार्यपालिका यानी अस्थायी कार्यपालिका में जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको राजपत्रित कहा जाता है कि उनकी सेवा शर्त पद स्थानांतरण सबके नियम केंद्र और राज्य सरकार के गजट में मेंशन होते हैं, इसलिए इनको अंग्रेजों के समय से ही राजपत्रित कहा जाता है। भारत में जो प्रथम और द्वितीय वर्ग के जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्हें राजपत्रित अधिकारी कहा जाता है, लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के शब्दों में उनको नौकरशाह कहा जा सकता है और इन्हीं वरिष्ठ अधिकारियों को नौकरशाह या ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं और इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स या वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यशैली को नौकरशाही कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ए स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इज ब्यूरोक्रेसी। हिंदी में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों यानी नौकरशाह के कार्यशैली को नौकरशाही कहते हैं। एक प्रश्न यह हुआ, अब नौकरशाही की आलोचना की जाती रही है और लोक प्रशासन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 1965 में वारेन वेनिस ने सबसे पहले नौकरशाही को खराब व्यवस्था माना और इसको खत्म करने की बात कही। वारेन वेनिस ने 1965 में कहा था कि आने वाले 25-30 वर्षों में नौकरशाही खत्म हो जाएंगी। वारेन वेनिस के बाद ड्वाइल्ट वाल्डो, फ्रैंक मेरनी
जैसे विद्वानों ने भी इसकी आलोचना की, लेकिन आलोचना के बाद भी यह जीवित रहा। 1990 में गेबलर, ऑसबर्न, बुचानन, म्यूलर, रिचर्ड स्नाइडर जैसे विद्वानों ने नौकरशाही की आलोचना की। लेकिन हकीकत है कि लाख आलोचना किया गया, नौकरशाही यानी अगर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं तो जब से राज्य और व्यवस्था प्रशासन तंत्र आई उस समय से बनी हुई है, उसकी भूमिका या अस्तित्व में तुलनात्मक रूप में कमी जरूर आई है, लेकिन यह खत्म नहीं हुई है। और जो लोग इस बात की घोषणा करते हैं कि नौकरशाही समाप्त हो जाएगी, शायद राज्य और प्रशासन की उपस्थिति इस बात की सूचक है कि भविष्य में भी यह व्यवस्था, यह कार्य करने की शैली समाप्त होने वाली नहीं है। ठीक है कि नौकरशाही में एक नहीं हजारों कमियां हैं। रिचर्ड स्नाइडर ने नौकरशाही के संबंध में पोपो थियरी दिया और नौकरशाही की कार्य प्रणाली के अंतर्गत ABCD, अवॉइड, बाईपास, कंफ्यूज, डिस्ट्रॉय, यह कैरेक्टर बताया। नौकरशाही को सामान्य तौर पर लाल फीताशाही के रूप में देखा जाता है, रेड टाइपिज्म के रूप में देखा जाता है, नौकरशाही को अप्रगतिशील माना जाता है। लेकिन जितनी भी आलोचना की जाए, इसके बगैर व्यवस्था चल नहीं सकती। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि नौकरशाही की आलोचना करने से बेहतर है इसमें सुधार की बात किया जाए। अब जब नौकरशाही की सुधार की बात आती है तो नौकरशाही पर दिए गए विचारों का अलग अलग विचारकों ने जो अपना विचार दिया है उनका अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। FM मार्क्स, वेयर्ड, FW डिक्स, मैक्स वेबर जैसे कई विचारकों ने नौकरशाही पर अपना विचार दिया है और सबसे संतुलित और व्यवस्थित विचार जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर कहता है सभी नौकरशाही गलत नहीं होती, सभी नौकरशाही सही नहीं होती, कुछ नौकरशाही गलत होती है, कुछ नौकरशाही सही होती है, सही नौकरशाही में भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन यह अनिवार्य व्यवस्था है, इसलिए सुधार किया जाए। और सुधार की बात जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने किया है। चूंकि जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर का नौकरशाही संबंधी विचार बहुत संतुलित और व्यवस्थित है, यही कारण है कि जब भी नौकरशाही की चर्चा चलती है तो मैक्स वेबर का नाम आता है, या मैक्स वेबर के नाम की चर्चा चलती है तो नौकरशाही की चर्चा स्वतः सामने आ जाती है। इसी कारण सामाजिक विज्ञान में और विशेष तौर पर राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के अंतर्गत मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत मान्य और महत्वपूर्ण है। मित्रों, आप यह समझ गए कि सरकार के 3 अंग में कार्यपालिका जो कार्यों को क्रियान्वित करती है, उन 3 अंगों में कार्यपालिका के 2 प्रकार, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में प्रशासनिक कार्यपालिका रहती है। प्रशासनिक कार्यपालिका में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वे नौकरशाह तथा उन वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यशैली को नौकरशाही कहते हैं। FM मार्क्स ने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए हैं: गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, कास्ट ब्यूरोक्रेसी एंड मेरिट ब्यूरोक्रेसी। सबसे बेस्ट ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने मेरिट ब्यूरोक्रेसी कहा है। मैं अब मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत पर आता हूं। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने नौकरशाही या आदर्श प्रकार की नौकरशाही के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के पहले ऑथोरिटी का उन्होंने 3 प्रकार बताया: ट्रेडिशनल ऑथोरिटी, परंपरागत परंपरागत सत्ता या प्राधिकार, नंबर 2 चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता या प्राधिकार, और तीसरी कानूनी बौद्धिक सत्ता या प्राधिकार। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने कहा कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में परंपरागत प्राधिकार या ऑथोरिटी, ट्रेडिशनल ऑथोरिटी देखने को मिलती है जो जाति, धर्म, क्षेत्र, परंपरा या रीति रिवाज पर आधारित होती है। ऐसी ऑथोरिटी ट्रेडिशनल ऑथोरिटी कही जाएंगी जो मोनार्की में
राजतंत्र में देखने को मिलता है, जिसमें जाति, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज इत्यादि का महत्व है, उसे हम परंपरागत सत्ता कहेंगे। और परंपरागत सत्ता आधारित नौकरशाही परंपरागत नौकरशाही कही जाती है, और यह सही नहीं है, गलत है। करिश्माई सत्ता पर आधारित नौकरशाही को उन्होंने करिश्माई नौकरशाही कहा है, और फांसीवादी तंत्र के अंतर्गत इस प्रकार की नौकरशाही देखने को मिलती है। फांसीवाद के अंतर्गत न तो परंपरा का ख्याल रखा जाता है, न कानून और बौद्धिकता का प्रभाव होता है, बल्कि फांसीवादी तंत्र के अंतर्गत व्यक्ति की सनक महत्वपूर्ण होती है। यह जरूरी नहीं केवल फांसीवादी व्यवस्था में, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत भी इस प्रकार की बातें देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर साम्यवादी व्यवस्था में स्टालिन का व्यक्तित्व, माओवादी व्यवस्था में माओ जेडोंग का व्यक्तित्व, हिटलर, मुसोलिनी का व्यक्तित्व, नेपोलियन बोनापार्ट का व्यक्तित्व, अल्प समय के लिए भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब 1975 में इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हुआ तो इंदिरा गांधी की उपस्थिति, जहां कानून, विधि विधान वगैरह सबको कुचलकर एक व्यक्ति की सनक अधिकाधिक प्रभावी दिख रही थी। जून 1975 में उस समय की जो स्थिति थी वह एक प्रकार की करिश्मेटिक ऑथोरिटी का कैरेक्टर दिख रहा था। वैसी नौकरशाही जो करिश्मेटिक ऑथोरिटी बेस्ड है उसको करिश्मेटिक ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, चमत्कारिक या करिश्माई नौकरशाही कहा जाता है। और मैक्स वेबर ने परंपरागत नौकरशाही नहीं, करिश्माई नौकरशाही की भी आलोचना किया, खंडन किया। तब उन्होंने प्राधिकार के तीसरे प्रकार, जिसको कानूनी बौद्धिक प्राधिकार या लीगल रेशनल ऑथोरिटी कहते हैं, उसी लीगल रेशनल ऑथोरिटी जो डेमोक्रेसी में दिखती है, उस पर आधारित नौकरशाही को कानूनी बौद्धिक नौकरशाही या आदर्श प्रकार का नौकरशाही कहा है। और मैक्स वेबर ने इसी कानूनी बौद्धिक प्राधिकार या सत्ता आधारित नौकरशाही को आदर्श प्रकार की नौकरशाही सिद्धांत कहा है और प्रतिपादन किया है। कहना नहीं होगा कि मैक्स वेबर के द्वारा प्राधिकार या सत्ता के 3 प्रकार में परंपरागत सत्ता आधारित नौकरशाही को परंपरागत नौकरशाही कह के उसका खंडन किया है, रिजेक्ट किया है। दूसरी, चमत्कारिक सत्ता या करिश्माई सत्ता आधारित नौकरशाही को उन्होंने करिश्माई नौकरशाही कहते हुए रिजेक्ट किया है, खंडन किया है। लेकिन तीसरी प्रकार की सत्ता जो कानूनी बौद्धिक सत्ता है उसका उन्होंने समर्थन किया है और कहा है कि वैसी नौकरशाही जो कानूनी बौद्धिक सत्ता आधारित है वह आदर्श प्रकार की नौकरशाही है, कानूनी बौद्धिक नौकरशाही है, आदर्श प्रकार की नौकरशाही है, संतुलित नौकरशाही है। और इसी नौकरशाही का इन्होंने समर्थन किया है। और यही आदर्श प्रकार का नौकरशाही सिद्धांत सामाजिक विज्ञान, विशेष तौर पर राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्यार्थियों, यह जो आदर्श प्रकार की नौकरशाही है इसकी कई विशेषताएं हैं। नंबर 1, पद सोपान आधारित। आप चाहें तो लिख सकते हैं, पद सोपान आधारित। आदर्श प्रकार की नौकरशाही की पहली विशेषता पद सोपान आधारित है। यानी आदर्श नौकरशाही में जो पद सोपान पिरामिड नुमा प्रशासनिक व्यवस्था होता है, जहां पदों को सजाया जाता है, नीचे पदों की संख्या अधिक होती है और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं पदों की संख्या कमती जाती है लेकिन प्राधिकार बढ़ते जाते हैं। ऐसी पिरामिड टाइप जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको पद सोपान या हायरार्की कहा जाता है। पद सोपान या हायरार्की केवल पिरामिड टाइप सिस्टम ही नहीं बल्कि प्रॉपर वे में कार्य निष्पादित करने की एक शैली है जहां प्रत्येक अधीनस्थ अपने तुरंत के वरिष्ठ के प्रति उत्तरदायी होता है। और ऐसी व्यवस्था पद सोपान कही जाती है जो संगठन का परंपरागत सिद्धांत है और मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत या पहला सिद्धांत है। मैक्स वेबर ने
अपने आदर्श नौकरशाही के प्रथम सिद्धांत के रूप में पद सोपान की चर्चा किया है और कहा है कि पद सोपान पर आदर्श नौकरशाही आधारित होती है, जहां प्रत्येक पद के कार्य और दायित्व सुनिश्चित होते हैं। कौन किसके अधीन रहेगा, किसको आदेश देगा, किसके अधीन किसको कार्य करना होगा, हर कुछ डिफाइन होगा। नीचे पद अधिक होंगे और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे पदों की संख्या कमती जाएंगी, लेकिन प्राधिकार जो है वह बढ़ते जाएंगे। कार्य करने की एक प्रॉपर चैनल होंगी। यह पूरी नियंत्रण और डिसिप्लिन, अनुशासन और नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था होंगी। यह पद सोपान या हायरार्की प्रथम आदर्श प्रकार की नौकरशाही या बेबेरियन कंसेप्ट का पहला सिद्धांत या डॉक्ट्रिन है। नंबर 2, मैक्स वेबर ने अपने आदर्श नौकरशाही में कठोर औपचारिकता, रिजिड फॉर्मेलिटिज्म की बात की है। ठीक है कि आज की तारीख में इसकी आलोचना की जाती है कि कठोर औपचारिकता सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधक है। तभी तो 1970 के दशक में जब उत्तर व्यवहारवाद आया, नवीन लोक प्रशासन आया, तो इस कंसेप्ट की आलोचना की जाने लगी कि नहीं साहब, यह रिजिड फॉर्मेलिटीज ठीक नहीं है, कठोर औपचारिकता ठीक नहीं है। लेकिन मैक्स वेबर ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए, सही रूप में कार्यों को निष्पादित करने के लिए नियमों का कठोरता के साथ अनुपालन करने की बात कही। जब अधिकाधिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत भ्रष्टाचार होंगे, अनियमितताएं होंगी, उस समय के लिए तो औपचारिकता महत्वपूर्ण होंगी। इसलिए जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने अपने आदर्श नौकरशाही के सिद्धांत में दूसरी जो मान्यता रखी वह कठोर औपचारिकता रखी। नियमों का कठोरता पूर्वक अनुपालन होना चाहिए, किसी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन नहीं होनी चाहिए। इसे ही कठोर औपचारिकता कहते हैं और आदर्श नौकरशाही की यह दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता आप लोग लिखिए, कंसेप्ट ऑफ सेपरेट क्लास, पृथक वर्ग की अवधारणा। आदर्श नौकरशाही के अंतर्गत एक विशेषता पृथक वर्ग की अवधारणा है। देखिए, यह कार्ल मार्क्स वाली वर्ग की अवधारणा नहीं है। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार पर समाज को वर्गों में विभाजित किया। उच्च वर्ग यानी धनी लोगों को बुर्जुआ को कहा, गरीब को सर्वहारा कहा और मध्यम वर्ग कहा। यहां वर्ग प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत जो अलग अलग कार्यों को निष्पादित करने वाले वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका अपना वर्ग है। जैसे लोक सेवा के अंतर्गत समन्वय हैं, विशेषज्ञ हैं, पुलिस सेवा के अंतर्गत जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वह उनका वर्ग है। मैक्स वेबर कहता है कि अच्छे प्रकार की नौकरशाही में वर्गीय अवधारणा होनी चाहिए। जैसे एक टीम मिलकर लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस टीम काम कर रही है और उसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, तो वह पुलिस टीम कहती है हम लोगों को सोचना ही होगा, यह मेरा दायित्व है, हम लोगों का दायित्व है, क्यों नहीं हो रहा है। एक विभाग के अंतर्गत कई शिक्षक मिलकर काम कर रहे हैं, तो रिजल्ट अच्छा करने के लिए वे सभी कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को एकजुट होकर काम करना होगा। नहीं, तो यह वर्गीय चरित्र आवश्यक है। और आदर्श नौकरशाही के अंतर्गत जब तक वर्ग क्लास का कंसेप्ट नहीं आएगा तब तक टीम स्पिरिट नहीं आएंगी। टीम भावना के लिए आदर्श नौकरशाही में जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने पृथक वर्ग का कंसेप्ट दिया है। हम शिक्षक हैं, कैसे आप लोग नहीं पढ़िएगा, कैसे रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, हम पढ़ा कर देखेंगे, हम शिक्षक वर्ग हैं, हम पुलिस वर्ग हैं। इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। यह वर्ग की अवधारणा है। बेसिकली जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर कार्मिकों के बीच सहयोग या टीम स्पिरिट, समूह भावना को लाने के लिए वर्ग की बात किया है। नंबर 4 लिखिए, ईगोइज्म, अहम भाव। मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही में ईगोइज्म की बात की गई है। मनोविज्ञान वगैरह में इसे नकारात्मक कहा जाता है, कहने ईगो मत रखिए,
ईगो से डेवलपमेंट नहीं होगा। यह कहता है कि नहीं, हमको करना ही होगा, मैं यह कर दूंगा। अगर मैं आपको नौकरशाही पढ़ा रहा हूं और कहेंगे सर आप पढ़ा रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं कहता हूं कि मैं पढ़ा ही दूंगा। कैसे आप नहीं समझिएगा, एक नहीं कई उदाहरण दूंगा, कई बार मैं पढ़ाऊंगा। यह एक प्रकार का ईगो है। हम सुबह से क्लास ले रहे हैं और ऐसे मैं इस चूंकि आपके क्लास में मैं बोल रहा हूं, 2 घंटा सुबह में लिया, 3 घंटा फिर कॉलेज में लिया, फिर 2 घंटा क्लास से लिया, 7 घंटा लगातार मैंने काम किया है और उसके बाद आपके साथ काम कर रहा हूं। इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप तो हमारे साथ ताजा आए हैं, लेकिन मैं आपके साथ काम करूंगा। 1 कप चाय पी और हमने अंदर से कर दूंगा, मैं इसको फिनिश करूंगा, इस टॉपिक को पढ़ाकर छोड़ूंगा। यह जो मैंने काम अतिरिक्त करना शुरू किया है, डेट इज कॉल्ड ईगो। तो इसी सेंस में यह भले ही मनोविज्ञान के अंतर्गत ईगो नकारात्मक शब्द माना जाता है, लेकिन मैक्स वेबर ने अहम भाव को सकारात्मक रूप में लेकर व्यक्ति की एफिशिएंसी को, उसके शारीरिक मानसिक क्षमता को अधिकाधिक प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत दोहन करने का, अधिकाधिक उपयोग करने का काम किया है। इसलिए यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है और मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही में ईगोइज्म भी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, मेरिट बेस्ड, योग्यता आधारित। मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत में योग्यता की बात कही गई है, यानी जातीय नौकरशाही, अभिभावकी नौकरशाही या संरक्षक नौकरशाही पिछड़ी हुई नौकरशाही है। मैक्स वेबर की नौकरशाही में किसी का चयन जो होगा उसकी जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग, वंश के आधार पर नहीं होगा, योग्यता के आधार पर होगा। भारत की नौकरशाही भी योग्यता आधारित है। यह ठीक है कि आप कहिएगा कि सर योग्यता आधारित है, फिर आरक्षण दिया जा रहा है, तो आरक्षण में भी योग्य व्यक्ति का चयन हो रहा है। वह भारतीय संदर्भ में सामाजिक न्याय का एक पक्ष है, एक कंसेप्ट है जो चल रहा है, लेकिन उसमें भी योग्य लोगों का चयन हो रहा है। इसलिए भारत में अगर देखें तो योग्यता आधारित नौकरशाही तंत्र है और यह मैक्स वेबर का एक सिद्धांत है। नेक्स्ट, छठा होगा ना, छठा लिखिए, वेतन और भत्ता, पे एंड अलावेंस। देखिए, मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत को शास्त्रीय क्लासिकल कहने का, परंपरागत कहने का एक कारण यह है कि यह मानव को आर्थिक समझता है। यह जान रहा है कि व्यक्ति की शारीरिक मानसिक क्षमता का अधिकाधिक दोहन हम आर्थिक आधार पर कर सकते हैं। इसलिए नौकरशाही में काम करने वाले लोगों को उच्च वेतन और नियमित वेतन देने की बात करता है। जब तक नौकरशाही में काम करने वाले लोगों को नियत उच्च वेतन नहीं दिया जाएगा, तब तक वह बेहतर रूप में कार्यों का संपादन नहीं करेंगे। इसलिए मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के अंतर्गत वेतन और भत्ते की बात की गई है। यह भी मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत की एक विशेषता है या एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत की एक विशेषता, नेक्स्ट लिखिएगा, पेशेवर दृष्टिकोण, प्रोफेशनल अप्रोच। देखिए, मैं लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूं। इस विषय में मैंने स्नातकोत्तर किया है, उच्च शिक्षा प्राप्त किया है और इसी विषय के अध्यापन में हमने अपनी ज्ञान की सीमा में निपुणता को प्राप्त की है। इसलिए यही काम करता हूं। मैक्स वेबर कहता है कि नौकरशाही में ऊपर से नीचे तक जितने भी कार्मिक होंगे, वे सभी कार्मिक जिस क्षेत्र के लिए कार्यकुशलता को प्राप्त किए हैं, जिसके लिए उनका चयन हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रशिक्षण को प्राप्त किया है, जिसमें उसने कार्य अनुभव को प्राप्त किया है, यानी जो प्रोफेशनल अप्रोच जिसमें उन्होंने प्राप्त किया है,
उसी रूप में कार्य करेंगे। यानी मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के अंतर्गत प्रोफेशनल अप्रोच पर बल दिया गया है, यानी पेशेवर दृष्टिकोण को कायम रखने की बात की गई है। और एक और विशेषता है कार्यालयों के परिभाषित कार्य, डिफाइन वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑफिसेज, कार्यालयों के परिभाषित कार्य। मैक्स वेबर ने अपने नौकरशाही सिद्धांत, आदर्श प्रकार के नौकरशाही सिद्धांत में संगठन के लेकर ऊपर से नीचे तक जितने भी कार्मिक हैं, किनको क्या कार्य है, किसके अधीन करना है, किसको आदेश देना है, किनका आदेश मानना है, किस परिस्थिति में क्या उनको कार्य करना है, हर कुछ डिफाइन है, हर कुछ डिसाइडेड है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। यह आदर्श नौकरशाही के अंतर्गत एक विशेषता मानी जाएंगी और यह भी विशेषता मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत में दृष्टिगोचर होता है। विद्यार्थियों, मैंने यह आपको बताया कि लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान ही नहीं, अन्य सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भी मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत महत्वपूर्ण है। मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही का सिद्धांत दिया है वह संतुलित व्यवस्थित नौकरशाही सिद्धांत है, क्योंकि नौकरशाही के संबंध में अलग अलग विचारकों ने जो विचार दिया है कहीं ना कहीं उनमें कमियां हैं। मैक्स वेबर के सिद्धांत में भी कमी है, इसकी लिमिटेशंस हैं, क्रिटिसिज्म हैं, इसकी सीमाएं हैं। फिर भी मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत इसलिए व्यवस्थित माना जाता है क्योंकि यह इस बात को प्रतिस्थापित करता है कि नौकरशाही अनिवार्य व्यवस्था है। अगर यह अनिवार्य व्यवस्था है तो इसमें सुधार की गुंजाइश है। इसकी आलोचना कह के इसकी समाप्ति की बात, जैसे कि वारेन वेनिस, ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरनी, गैबलर, आसबर्न, बुचानन, म्यूलर, रिचर्ड स्नाइडर जैसे विद्वानों ने कहा वह सही नहीं है। वास्तव में नौकरशाही अगर अनिवार्य है, इसमें कमियां हैं, सुधार करनी चाहिए। और इसीलिए तो जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के विचार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार में कानूनी बौद्धिक सत्ता आधारित नौकरशाही को कानूनी बौद्धिक नौकरशाही यानी आदर्श प्रकार की नौकरशाही कहा, जिसकी कई उन्होंने विशेषता बताया। मैंने एक एक करके आपको मैंने समझाया है। पद सोपान आधारित, कठोर औपचारिकता, पृथक वर्ग, अहम भाव, पेशेवर दृष्टिकोण, योग्यता आधारित, वेतन और भत्ते का प्रावधान, कार्यालयों के कार्यों की परिभाषा यानी स्पष्ट रूप में कार्य और दायित्व का स्पष्टीकरण, यही सब मैक्स वेबर के नौकरशाही संबंधी सिद्धांत की विवेचना आप लोग करेंगे और तब इसकी आलोचना करेंगे। आलोचना में आप कह सकते हैं कि नंबर 1, मैक्स वेबर ने नौकरशाही को आदर्श प्रकार का कहा है और अब तक पूरी दुनिया में नौकरशाही का आदर्श स्वरूप नहीं, नकारात्मक स्वरूप की चर्चा की जाती है। नौकरशाही में ABCD, अवॉइड, बाईपास, कंफ्यूज, डिस्ट्रॉय की प्रवृत्ति होती है। नौकरशाही अप्रगतिशील होती है। इसमें लाल फीताशाही, कार्यों को विलंब करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए कहीं से भी आदर्श नहीं हो सकती। दूसरी आलोचना आप कीजिएगा कि मैक्स वेबर ने पद सोपान और कठोर औपचारिकता की बात कही है। वर्तमान समय में 1970 से ही सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में अगर कोई बाधा है तो यही पद सोपान है, दूसरी कोई बाधा है तो यह कठोर औपचारिकता है। यही रिजिड फॉर्मेलिटिज्म के कारण सरकारी तंत्र लगातार असफल हो जा रहा है। इसलिए मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत से सरकारी तंत्र की लगातार आलोचनाएं होती रही है, क्योंकि मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत में कठोर औपचारिकता और पद सोपान की बात की गई है जो आलोचनीय है। नंबर 3, एक कमी यह भी है कि मैक्स वेबर ने सेपरेट क्लास का स्पेसिफिक कंसेप्ट दिया है, पृथक वर्ग की अवधारणा। अरे सभी संगठन के कार्मिक मिलजुल कर काम करेंगे, अब कार्मिकों का अलग अलग पृथक वर्ग हो जाएगा। एक बैंक में
क्लरिकल वर्ग अलग हो जाएगा, नॉन क्लरिकल अलग हो जाएंगे, ऑफिसर अलग हो जाएंगे, प्यून अलग हो जाएंगे, संगठन कैसे चलेगा? इसलिए पूरी संगठन में होनी चाहिए। यह तो पृथक पृथक वर्ग की बात कहते हैं, यह भी आलोचना का विषय बनता है। ईगोइज्म, अहम भाव की उन्होंने जो बात कही है, मनोविज्ञान के अंतर्गत आलोचना का विषय है। और मैं प्रशासन में भी कह सकता हूं कि ईगोइज्म के प्रभाव में कोई अधिकारी कानून को तोड़ सकता है। जो कानूनी बौद्धिक प्राधिकार है, यह ईगोइज्म उसे तोड़ खंडित कर सकता है, इसलिए सही नहीं है। और एक आलोचना यह भी कर दीजिए कि मैक्स वेबर ने व्यक्ति को आर्थिक माना है और वेतन और भत्ता करके अधिकाधिक व्यक्ति के शारीरिक मानसिक श्रम का, मेहनत का दोहन करने की बात कही है। यह दृष्टिकोण हमेशा और सभी पदों के लिए उचित नहीं है। जो शारीरिक मानसिक काम करता है वह अर्थ से प्रभावित हो सकता है, लेकिन व्यक्ति हमेशा अर्थ से ही प्रभावित हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह तो क्लासिकल अप्रोच है कि व्यक्ति को इकोनॉमिक मानना, और मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत में व्यक्ति को उसी रूप में स्वीकार किया गया है, उसे भी सही नहीं कहा जा सकता। जो भी हो, मैंने मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत की कुछ सीमाएं या आलोचनाएं की हैं, लेकिन लाख आलोचना की जाए, अब तक नौकरशाही को लेकर जो सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं, आलोचनाओं के बाद भी यदि कोई सही सिद्धांत है, संतुलित सिद्धांत है, व्यवस्थित सिद्धांत है, तो मैक्स वेबर का ही सिद्धांत है। मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही में योग्यता की बात कही है, मैक्स वेबर में नौकरशाही के अंतर्गत प्रोफेशनलिज्म की बात कही है, मैक्स वेबर ने आर्थिक यथार्थ को, इकोनॉमिक रियलिटी को रखा है। व्यक्ति के कार्य निष्पादन के पीछे आर्थिक आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और संगठन में अनुशासन लाने के लिए समान तौर पर कार्य और दायित्वों का विभाजन, वर्गीकरण, स्पष्टता, परिभाषित करना आवश्यक हो जाता है, और मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही में ऐसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही का सिद्धांत संवैधानिक, कानूनी, वैधानिक प्रावधानों के साथ साथ बौद्धिकता पर आधारित है, जिसे संविधान ही नहीं संविधानवाद को बल मिलता है। इसलिए संविधान और संविधानवादी परिप्रेक्ष्य में भी मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत उचित प्रतीत होता है। इन सभी आधार पर मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत का समर्थन किया जा सकता है। और आज 21वीं शताब्दी में भी एक सीमा तक, उत्तर औद्योगिक समाज में भी एक सीमा तक, दुनिया के सभी देशों में भी कमोबेश इसकी प्रासंगिकता, आवश्यकता, वांछनीयता या महत्ता बरकरार है। इसलिए यह प्रासंगिक नौकरशाही का सिद्धांत है। ओके, थैंक यू।